हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स। हिंदी में, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, या G7 का, या G20 का। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का भारत मेंबर नहीं है। अब G7 है क्या? देखिए, ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 7 सबसे बड़ी बड़ी एडवांस इकोनॉमीज हैं जो अपने वर्ल्ड में, वो इसमें शामिल हैं। जैसे कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ये 1975 में फाउंड किया गया था। पहले ये G8 था, लेकिन 2014 में जब रशिया इससे बाहर हो गया तो ये G7 का ग्रुप बचा। उससे भी पहले ये सिर्फ G6 का ग्रुप था जिसमें कि फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएस और वेस्ट जर्मनी थे। लेकिन 1975 में इसमें रशिया आया और उसी दौरान इसमें कनाडा भी ऐड हो गया। ये फिर बन गया G8। और जब रशिया बाहर हो गया तो ये G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये पॉलिटिकल रिलेटेड ग्रुप है। और ये G20 ये क्या है? ये किस तरह G7 से अलग है? G20 एक ब्रॉडर ग्रुप है जो ग्लोबल इकोनॉमी पर फोकस करता है। इसका नाम है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन जो कि एक संघ है। ये कब बना था? ये 1999 में फाउंड किया गया था। इसमें किसी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर हो, वही इसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं और इसकी मीटिंग साल में 2 बार रखी जाती है। अब इंडिया SCO का मेंबर कब बना? 2017 में। और ब्रिक्स का इंडिया फाउंडिंग मेंबर था पहले से। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, वरुणा इज अ नॉवल एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। वरुण निम्नलिखित में से किसके बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, या इंडिया फ्रांस के, या इंडिया USA के, या फिर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का? बताइए, वरुण किन 2 देशों के बीच का नौसैनिक अभ्यास है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। भारत और फ्रांस के बीच में जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसका नाम है वरुण। इसका एम क्यों है? इसका एम है कि म्यूचुअल जो कॉपरेशन है वो बढ़ाया जा सके दोनों ही देशों के बीच में। अगर दोनों ही देश कोई एक कॉमन थ्रेट फेस कर रहे हैं तो उससे उन मुकाबला कर सके। ये मेनली 3 एरियाज में कंडक्ट कराया जाता है, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन में। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है ऑसिनडेक्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। अब इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। और इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, इन दोनों नेशंस के बीच में होती है अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही है। फर्स्ट है SCO चार्टर वॉज साइंड इन 2002 ड्यूरिंग सेंट पीटर्सबर्ग SCO हेड ऑफ स्टेट मीटिंग्स। SCO चार्टर पर 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग SCO के राज्य बैठक के प्रमुख हस्ताक्षर किए गए थे। सेकेंड है बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड्स ऑब्जर्वर स्टेटस एट SCO। भारत और पाकिस्तान दोनों SCO में निरीक्षण की स्थिति रखते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकेंड सही है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार वीडियोस में आ रहे हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि SCO का जो चार्टर था वो 2002 में साइन किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां पर हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मीटिंग हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में जहां पर हेड ऑफ स्टेट मिले थे और ये इंटर किया था फोर्स में 2003 से और साइन किया गया SCO चार्टर जून 2002 में। अब सेकंड क्या कह रहा है स्टेटमेंट, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड्स ऑब्जर्वर स्टेटस एट SCO। क्या ये बात सही है कि इंडिया और पाकिस्तान ऑब्जर्वर नेशंस हैं SCO के? नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इंडिया और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर इसके 2017 में बन चुके हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फुल मेंबर हैं। कहाँ पर ये किस समिट में मिले थे? ये समिट आस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी, जहां पर इन दोनों ही नेशंस को फुल मेंबरशिप का दर्जा दे दिया गया था। अब ऑब्जर्वर नेशन कौन है SCO के, ये भी आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। और 6 इसके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और तुर्की है। करेक्ट। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल फर्स्ट, यानी कि ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। निम्नलिखित में से कौन भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित हो सकता है? जॉनसन लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC, अक्साई चिन्ह। बताइए कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है वो किन किन क्षेत्रों को लेकर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से आपको बताना है। इंडिया चाइना रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका आंसर तो 100% पता होना चाहिए। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो भी पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करे, सारे क्वेश्चंस लगाया करें, तभी तो आप समझ पाएंगे आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है या फिर आप जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए, सारे क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जॉनसन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चिन्ह। इन 3 एरियाज को, इनमें से ऐसे एरियाज हैं जिन्हें लेकर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है। देखिए चाइना से भारत के 4 राज्य की बाउंड्री शेयर होती है, हिमाचल की, उत्तराखंड की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की, और साथ में एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी बाउंड्री चाइना के साथ शेयर होती है। चाइना और इंडिया के पूरे बॉर्डर को 3 सेक्टर में बांटा गया है, एक वेस्टर्न सेक्टर है, एक मिडिल सेक्टर है और एक ईस्टर्न सेक्टर है। अब वेस्टर्न सेक्टर में क्या इशू है इंडिया और चाइना को? वो एरिया है अक्साई चिन्ह को लेकर। भारत कहता है कि ये कश्मीर का रीजन है और चाइना कहता है ये उसके जिनजियांग प्रोविंस का क्षेत्र है। अब ये सब डिस्प्यूट्स हुए क्यों? ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुए थे। उन्होंने क्लियर बाउंड्री बताई ही नहीं थी, एक लीगल बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में वो बनाने में असफल हुए थे। उन्हीं के टाइम पर 2 बॉर्डर उन्होंने प्रपोज किए थे। एक ये जॉनसन लाइन जो आप देख रहे हैं, इसे प्रपोज किया गया था 1865 में, और इसमें क्या दिखाया गया कि अक्साई चिन्ह ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, यानी अब लद्दाख में है, तो ये
इसका रीज़न है, जब मैकडोनल्ड लाइन उन्होंने बनाई 1893 में, उसमें दिखाया कि एक्साइज चीन चाइना के कंट्रोल में है। दो अलग अलग लाइन, एक मैकडोनल्ड है और एक जॉनसन लाइन है। अब भारत तो जॉनसन लाइन को मानता है और चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है। इसी को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में लगातार डिस्प्यूट बॉर्डर को लेकर रहता है। फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी एक बॉर्डर है इंडिया और चाइना को के बीच में, और इसको भी लेकर के इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट बना रहता है। जैसे कि आप अरुणाचल का एरिया देखिए, वहाँ पर भी कुछ पोर्शंस में ऐसे चाइना कहता है कि ये मेरा है, भारत कहता है ये मेरा है। करेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है। अब इसका आंसर आपको पता चल गया कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये 3 प्लेसेस को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशंस, यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। सेकेंड, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय UN जनरल असेंबली, इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। थर्ड, इट रिप्लेस्ड UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसने मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया है। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट UNHRC के बारे में सही है। केवल फर्स्ट सही है या सेकेंड और थर्ड सही है केवल, या फिर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं या तीनों गलत हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा UNHRC के बारे में तो आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन, ये एक अंतर सरकारी संयुक्त राष्ट्र के भीतर निकाय है। ये स्टेटमेंट सही है। 2006 में ये बना था और किसको सब्स्टिट्यूट किया था इसने सब्स्टिट्यूट किया था UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। इसी की जगह पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल आया था और ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और इसका मिशन क्या है, जस्ट टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, मानव अधिकार की सुरक्षा करना ही इसका सबसे प्रमुख एम है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय UN जनरल असेंबली, इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो भी UNHRC के नेशंस मेंबर बनते हैं उनका चुनाव जनरल असेंबली से ही किया जाता है। कम से कम मिनिमम अगर देखा जाए तो 96 वोट्स की ज़रूरत होती है कि एक नेशन UNHRC का मेंबर बन सके, और एक नेशन 3 साल के लिए चुना जाता है और मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, यानी लगातार अगर किसी नेशन को UNHRC का मेंबर बनना है तो वो बन सकता है, लेकिन सिर्फ 2 बार। अभी इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 47 स्टेट्स इसके मेंबर हैं और इसकी मीटिंग साल में 3 बार होती है। 3 टाइम्स इन अ ईयर इसकी मीटिंग होती है टू एग्जामिन द ह्यूमन राइट वायलेशन वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर मानव अधिकार का हनन हो रहा है उसको ये नोटिस में जरूर लेता है और इसकी मीटिंग साल में 3 बार होती है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू शिमला एग्रीमेंट 1972 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, शिमला समझौते 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए आपको बताना है कि शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, इट वाज सोली अ पीस ट्रीटी सीकिंग टू रिवर्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 1971 वॉर, यह केवल एक शांति संधि थी जो 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की कोशिश कर रही थी। सेकेंड, इट सपोर्ट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन रेजोल्यूशन ऑफ टर्शियर डिस्प्यूट्स,
यह क्षेत्रीय विवादों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। थर्ड, इट लेड टू द ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, इसने लाइन ऑफ नियंत्रण की आधिकारिक स्थापना की। कौन सा स्टेटमेंट सही है शिमला समझौते के बारे में? आपको बताना है केवल 1 सही है या केवल 2 और 3 सही है या केवल 3 सही है या फिर तीनों ही स्टेटमेंट सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिमला एग्रीमेंट, इसके पहले भी मैंने कई क्वेश्चंस इस पर कराए हैं, तो आपका तो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, इट लेड टू द ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ LOC, ये स्टेटमेंट शिमला एग्रीमेंट के बारे में सही है। अब सेकंड क्या कह रहा है, इट सपोर्ट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन रेजोल्यूशन ऑफ टार्शियल डिस्प्यूट्स, यानी कि क्या भारत और पाकिस्तान तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का समर्थन इस समझौते में उन्होंने किया था? ये स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ये एक शांति संधि के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, पर ये केवल एक शांति संधि नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल थर्ड। देखिए शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 1971 में ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद से कैसे हम अपने रिलेशन को पीसफुली आगे बढ़ा सकें, शांतिपूर्ण तरीके से अपने रिलेशंस को सुधार सकें, उसके लिए इन दोनों ही नेशंस ने ये समझौता हिमाचल के शिमला में किया था, जिसमें कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन रिलेटेड टू कश्मीर डिस्प्यूट को इन्होंने नहीं दिया था कि कोई भी तीसरा आकर के कश्मीर की बात हमारे साथ करे। हम अपने डिस्प्यूट को खुद सुलझाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर सुलझाएंगे, हमें किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये समझौता साइन हो गया तभी इंडिया ने 93,000 पाकिस्तान के जो कैदी वॉर के थे यहाँ पर, जिनको भारत ने पकड़ लिया था, उनको छोड़ दिया गया था। पर आप समझिए कि क्या इस समझौते का कोई रिजल्ट आया? क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे थे? इसके बाद ही तो 1999 में कारगिल का वॉर हुआ था, यानी कि ये एग्रीमेंट बहुत सफल नहीं हो पाया था और दोनों ही देशों के जो संबंध थे वो सुधर नहीं पाए थे। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ फेमस बुक न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी इज। आपको बताना है कि न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी बुक किसने लिखी है? गेराल्ड फोर्ड ने, हेनरी किसिंगर ने, या रोनाल्ड रीगन ने, या फिर नन ऑफ दी अबव, किसी और ने लिखी है? बताइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने लगाया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये बुक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी किसिंगर की ये बुक है न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी। 1957 में ये बुक पब्लिश हुई थी। अब हेनरी किसिंगर हैं कौन? ये यूएस के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट हैं। इनकी अदर बुक भी आप जान लीजिए। इनकी बुक है वर्ल्ड ऑर्डर जो 2014 में पब्लिश हुई, ऑन चाइना 2011 में, डिप्लोमेसी 1994 में पब्लिश हुई और डज अमेरिका नीड अ फॉरेन पॉलिसी, इनकी इंपॉर्टेंट बुक 2001 में पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट्थ क्वेश्चन, ऑटार्की रिफर्स टू। ऑटार्की से तात्पर्य है, आपको बताना है कि ऑटार्की का क्या अर्थ होता है। ए है द ड्यूसेस ओन्ड बाय द वैनिक्स्ड नेशंस टू देयर विक्ट्रियस फॉर्मर एनिमीज, अपने विजयी पूर्व दुश्मनों को वंचित राष्ट्रों के स्वामित्व वाली खुराक है। या बी द पॉलिसी ऑफ मेकिंग कंसेशंस टू आर रिवेंचिस्ट स्टेट, एक विद्रोही राज्य को रियासतें देने की नीति है।
सी द परस्यूट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही चीज ऑटॉर्की हम इनको कह सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑटॉर्की क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द परस्यूट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ एफिशिएंसी, राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज को ही हम ऑटॉर्की कहते हैं। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि हम सेल्फ सफिशिएंसी को, लिमिटेड ट्रेड को बढ़ावा देते हैं कि हमारे कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसमें सिर्फ हमारा हाथ है, उसमें कोई और नेशन वहाँ पर व्यापार करने नहीं आ रहा है। और एक स्टेट को अगर हम कंप्लीट ऑटॉर्की कहेंगे जब वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था बंद है, खुली नहीं है किसी और नेशन के लिए कि वो आकर के यहाँ इन्वेस्ट करे, यहाँ की कंपनियाँ चलाए, ऐसा नहीं है। एक कंप्लीट ऑटॉर्की किसी कंट्री में तब होती है जब वहाँ की इकोनॉमी क्लोज्ड होती है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी तरह से वो कंट्री किसी और नेशन के साथ इन्वॉल्व नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए जब नाजी जर्मनी में रूल करते थे उस समय, और प्रेजेंट में अगर आपको देखना है तो नॉर्थ कोरिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जो अलाउड नहीं करती कि कोई और नेशन आकर के उसके यहाँ इन्वेस्ट करे, वो अपनी इकोनॉमी खुद ही ड्राइव करते हैं। इसलिए हम ऑटॉर्की को अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में यह सिस्टम लागू है। ये लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम के बिल्कुल विरोध का सिस्टम है। अब लिबरल इकोनॉमी क्या कहती है? वो तो इंकरेज करती है फ्री फ्लो हो गुड का, सर्विसेज का, एक दूसरे से दूसरे राज्य में सामान जाए, सभी राष्ट्र एक दूसरे से मिलकर व्यापार करें, ये लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम कहता है। इसी वजह से ऑटॉर्की जो सिस्टम है ये लिबरल के खिलाफ रहता है। अब जैसे 1990 में जब हम लोगों के यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति जब भारत ने अपनाई थी, तो वहां पर क्या किया था? LPG, जहां पे लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन था, हमने बढ़ावा दिया था कि और जो भी नेशंस हैं वो चाहें तो आ करके हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी थी। जब 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 47 में, उस समय क्या था कि हम उतना ज़्यादा अपने व्यापार को और नेशंस के लिए खोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ इस डर से कि जैसे हम पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, कहीं वैसा ना हो जाए, हमारे ऊपर कहीं फिर से कोई और देश राज ना करने लगे। इसी डर से भारत ने अपनी इकोनॉमी एक लिमिटेड स्तर पर क्लोज ही रखी थी। लेकिन जब आर्थिक संकट आया 1990 में, तब भारत ने LPG को अपनाया और इंटरनेशनल ट्रेड को पूरी तरह से खोल दिया कि अदर नेशंस हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक प्रॉपर तरीके से अब शुरू हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटॉर्की सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर एक इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद के लिए वो काम करे और लिमिटेड ट्रेड हो, उसकी इकोनॉमी क्लोज्ड हो। अगर बहुत एक वृहद स्तर पर देखेंगे हम तो वो यही कह सकते हैं कि वहाँ पर इकोनॉमी क्लोज्ड हो। आपको इसका आंसर मिल गया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में ये कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी बात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, या संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया था। सेकेंड है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव रेगुलेशन फॉर बैंकिंग सेक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बैंकिंग क्षेत्रों के लिए नियमन में सुधार करना इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है। बताइए केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकंड सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में ये दो कथन आपको दिए गए हैं।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, नाइदर वन नॉर टू, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या? यहाँ तो लिखा है कि यूएन ने क्रिएट किया, इसलिए ये गलत है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने नहीं बनाया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 को फाउंड किया गया था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज। G7 के जो देश थे उन्होंने ही इनिशिएट किया था ये आइडिया कि हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाना चाहिए। किस लिए बनाना चाहिए? यहाँ तो लिखा हुआ है कि ये रेगुलेशंस फॉर बैंकिंग सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? इसका ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिसीज़ को डेवलप करे, ऐसी पॉलिसीज़ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोक सके, जो आतंकवाद को जो नेशंस पैसे देते हैं या कोई भी संस्था पैसे दे रही है उसको ये कंट्रोल करे, ये इसका काम है। और अदर जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी थ्रेट फेस कर रहा है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, उसको सॉल्व करना, उसको देखना, उस पर एक्शन लेना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है। 39 इसमें मेंबर हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन संघ। अब इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सेक्रेटेरिएट है। इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो इसके सारे डिसीजंस लेती है, जो एक मिलती है, ये भी साल में 3 बार मिलती है। एक तरह से हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कह सकते हैं शॉर्ट में कि ये टेररिस्ट को जो फिनांस होता है उसका ये वॉच डॉग है। इसकी पूरी निगाह इसी पर बनी होती है कि आतंकवादियों को फिनांस कौन कर रहा है, कौन से ऐसे नेशंस हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि आतंकवादियों को पैसों दे करके पैसे से सहयोग कर रहा है, उस पर नज़र बनाए रखना इसका मेन एम है। इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में गलत हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ब्रेजहेम डॉक्ट्राइन। आपको बताना है कि ब्रेजहेम डॉक्ट्राइन क्या थी। ये है अ लिमिटेड सॉवरेनिटी फॉर ईस्टर्न ब्लॉक नेशन, पूर्वी ब्लॉक राष्ट्र के लिए सीमित संप्रभुता। बी फुल सॉवरेनिटी फॉर सोवियत ब्लॉक नेशंस, सोवियत ब्लॉक देशों के लिए पूर्ण संप्रभुता। सी अ वे थ्रू विच ईस्टर्न ब्लॉक नेशंस कुड फैसिलिटेट रिफॉर्म, एक तरीका जिसके माध्यम से पूर्वी ब्लॉक राष्ट्र सुधार की सुविधा दे सकते हैं। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए ब्रेजहेम डॉक्ट्राइन क्या थी? क्या आपने इस डॉक्ट्राइन के बारे में इसके पहले पढ़ा है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिमिटेड सॉवरेनिटी फॉर ईस्टर्न ब्लॉक नेशन, पूर्वी ब्लॉक राष्ट्र के लिए सीमित संप्रभुता का ये ब्रेजहेम डॉक्ट्राइन ने ही लाया था। ये एक सोवियत की फॉरेन पॉलिसी थी 1968 में कि हमें इंटरवेन करना है कहाँ पर? इन द अफेयर ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज टू स्ट्रेंथन कम्युनिज्म, हमें कम्युनिज्म को बढ़ावा देना है उन जगहों पर जहाँ पर कैपिटलिज्म अपना पैर पसार रहा है, एक तरह से कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहा है। जिन जिन नेशंस पर हमें वहाँ पर कैपिटलिज्म को रोकना होगा और कम्युनिज्म को बढ़ावा देना होगा, इसीलिए ये डॉक्ट्राइन लाई गई थी। इसे हम सोवियत की फॉरेन पॉलिसी के तौर पर देखते हैं। अब ये ब्रेजहेम कौन है? ये फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये CPI के जनरल सेक्रेटरी थे। अब आपको समझ में आ गया कि ब्रेजहेम डॉक्ट्राइन क्या थी। ये सोवियत की फॉरेन पॉलिसी थी 1968 में। क्यों लाई गई थी? उन जगहों पर इंटरफेयर करने के लिए जहां पर कैपिटलिज्म अपने क्षेत्र बढ़ा रहा है,
वहाँ पर ये कैपिटलिज्म को रोक सके और कम्युनिज्म को मजबूत कर सके। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom conflict in international politics is transitional? किसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है? कंस्ट्रक्टिविज्म के, रचनावाद, बी रियलिज्म यथार्थवाद, सी आइडियलिज्म आदर्शवाद, डी सोशियो पॉलिटिकल लिबरलिज्म समाजशास्त्रीय उदारवाद। बताइए किस अप्रोच का ये विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आदर्शवाद का ही ये विचार है। अब इसमें थिंकर कौन है आदर्शवाद के, आइडियलिज्म के? वुड्रो विल्सन जी इसके सबसे मेन थिंकर थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये थे। अब आदर्शवाद की विचारधारा भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आदर्शवाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखता था, ये नैतिकता से प्रेरित और संचालित मानता था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। इसके अनुसार मानव का जो स्वभाव होता है, ह्यूमन नेचर होता है, वो बहुत नाइस होता है, बहुत अच्छा होता है। इनके अनुसार यह था कि ह्यूमन कभी वॉर के लिए प्रेरित नहीं करता किसी को। यही आदर्शवाद का एक मेन स्टेटमेंट यहाँ पर जो मेंशन है, ये आदर्शवाद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से जान लें कि इसे आदर्शवाद ने दिया था। एक बात और थी कि इन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोकतंत्र के प्रसार व अंतर्राष्ट्रीय विधि को महत्वपूर्ण बनाकर संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। मैंने बताया ना कि ये वॉर के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। इनके अनुसार ये था कि अगर हम डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे दें, इंटरनेशनल लॉ को बढ़ावा दे दें, तो जो ये संघर्ष एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच में चल रहा है, उसे हम समाप्त कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन है, व्हाट डिसिप्लिन्स डिड कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रॉ फ्रॉम? रचनावाद ने किन विषयों को आकर्षित किया? पॉजिटिविज्म को, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी को, शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन, सोशियोलॉजिकल थ्योरी समाजशास्त्रीय सिद्धांत को, या माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यस्त अर्थशास्त्र को? बताइए अगर आपने रचनावाद के बारे में पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर ही रचनावाद आकर्षित था। इसके अनुसार राज्य और सरकार मानव निर्मित संस्थान है, इसलिए राज्यों के बीच के में जो संघर्ष चलता रहता है, जो संबंध है, उनको हम शांतिपूर्ण संबंध में बदल सकते हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित संस्थान है। राज्य हो या सरकार हो, इसे चलाता तो एक इंसान है। ये मेन इनके विचार थे। इसके मेन कौन थे प्रपाउंडर, प्रतिपादक कौन थे? अलेक्जेंडर वेन। अब उनकी एक बुक भी है, आपसे पूछी जा सकती है, जिसका नाम है एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। यानी कि पूरी की पूरी इनकी विचारधारा यही थी कि राज्य और सरकार ही कंट्रोल कर सकते हैं इन्हें, क्योंकि राज्य और सरकार तो मानव निर्मित हैं। इसलिए अगर वो चाहें तो जो संघर्ष एक देश से दूसरे देश के बीच में चल रहा है, उसे शांतिपूर्ण संबंधों में बदल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन है, हु सेड ह्यूमन नेचर इज नॉट एग्रेसिव एंड पावर सीकिंग बट वैल्यू इज द नेचर ऑफ मैन? किसने कहा मानवीय स्वभाव आक्रामक और शक्ति प्रदान करने वाला नहीं होता, बल्कि यह मूल्य पुरुषों का स्वभाव है? न्यू रियलिज्म नव यथार्थवाद ने, स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद ने, न्यू मार्क्सिज्म नव मार्क्सवाद ने, या फेमिनिज्म नारीवाद ने? बताइए ये किसका स्टेटमेंट है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये नारीवाद का स्टेटमेंट है। नारीवाद का क्या मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो युद्ध का जो मूल कारण है, वो है शासन सत्ता पर स्थापित पुरुषों का नियंत्रण। ये मेन मानती थी कि जो मेंस रूल कर रहे हैं, यही कारण है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से युद्ध कर रहा है,
क्योंकि वहाँ पर एक मेल है। इनका कहना था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं को शासन सत्ता पर नियंत्रण हो जाए तो पूरे विश्व में शांति होगी। अगर फीमेल्स लीडर बन जाएं किसी नेशन की तो यह सारे नेशंस को फीमेल कंट्रोल कर लें तो एक तरह से हम पूरे वर्ल्ड में पीस को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। इनका यह भी मानना था कि युद्ध से सर्वाधिक पीड़ित महिलाएं होती हैं क्योंकि वे उन नीतियों का शिकार होती हैं जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं नहीं किया है, पुरुषों ने किया है। इसलिए महिलाएं उससे प्रभावित हैं। युद्ध के दौरान भी महिलाएं को कई तरीके की समस्या आती है। यही नारीवाद का मेन विचार था कि ये पुरुषों को ही मानती थी कि जो हेड है वो मेल है, इस वजह से ये जो युद्ध चल रहे हैं अगर वहाँ पर फीमेल को बैठा दिया जाए तो हम इंटरनेशनल पीस को कायम करने में सफल हो सकते हैं। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ एसेंशियल रियलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक यथार्थवाद का एक स्तंभ नहीं है। स्टैटिज्म राज्यवाद, सॉवरेनिटी संप्रभुता, सर्वाइवल उत्तरजीविता, सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता। बताइए, यथार्थवाद के बारे में तो सबने पढ़ा होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा एक स्तंभ इसमें से आवश्यक नहीं है यथार्थवाद के लिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संप्रभुता नहीं आवश्यक है बल्कि राज्यवाद है, उत्तरजीविता है और स्वयं सहायता है। इन्होंने तो कहा था कि पावर से ही हम अपने स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन देखिए, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी। प्रकार्यवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं। इयचकार, डेविड मित्रानी, बिल वारेन, जीन पॉल। बताइए, अगर आपने फंक्शनलिस्ट थ्योरी पढ़ी होगी तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ओरिजिनेटर पूछा है, आपसे तो आइडिया भी नहीं पूछा कि फंक्शनलिस्ट का आइडिया क्या था, सिर्फ जन्मदाता आपको बताना है। अब इन 4 नाम में से आपको बताना है कि कौन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेविड मित्रानी ने ही फंक्शनलिस्ट थ्योरी ओरिजिनेट की थी। इनकी बुक है अ वर्किंग पीस सिस्टम, 1943 में बुक पब्लिश हुई थी। ये किस चीज़ को एडवोकेट करते थे, ये किस चीज़ का समर्थन करते थे। ये समर्थन करते थे इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, सोशल और इकोनॉमिक इशू पर सारे एक दूसरे राज्यों के बीच में एक सहयोग बना रहे, चाहे वो तकनीकी हो, वैज्ञानिक हो, इन सारे क्षेत्रों में सहयोग के द्वारा राज्यों के मध्य एक बेहतर संबंध का निर्माण किया जा सकता है। यही प्रकार्यवादी सिद्धांत मानता था। ये मानता था कि राजनीतिक, तकनीकी तथा आर्थिक क्षेत्रों का जब विभाजन कर देते हैं हम, इसके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग नहीं हो पाता, क्योंकि राज्य सरकार अविश्वास करते हैं, वह एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमें कॉपरेशन की ज़रूरत है। अगर हम आर्थिक क्षेत्र में आरंभ कर देंगे एक सहयोग करना एक दूसरे को, तो फिर राजनीतिक सहयोग भी इससे बढ़ेगा और एक दूसरे नेशंस में एक अच्छा कॉपरेशन हम बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। अब आज से जान लीजिए कि फंक्शनलिस्ट थ्योरी के ओरिजिनेटर डेविड मित्रानी हैं। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट स्कोर करके, जितना भी आपने स्कोर किया है कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस वीडियोस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपने स्कोर मेंशन करिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।